Hello. Okay, students. Previously, we were discussing over the derivation on border strip method, and we are continuing from the last point which we have discussed in the previous lecture. It's about the derivation on the maximum discharge in a catchment area A. How to calculate the maximum discharge in a catchment area A. Okay, so for the maximum discharge, the expression we have found out was for a discharge Q, for a discharge Q in time dt, for a discharge Q in time dt, the catchment area, जो catchment area में पानी आएगा, for a catchment area dA, the depth of water will be y, the depth of water will be y, and अभी हम क्या कर रहे हैं देखिए, हम dt पे काम कर रहे हैं और dA पे काम कर रहे हैं. What does that mean? कि हम एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं, जो आपको मैंने पिछले वाले न्यूमेरिकल में बताया. वी आर वर्किंग ऑन एन एलिमेंटल स्ट्रिप. एक छोटी सी स्ट्रिप ले रहे हैं, उस पर डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितना डिस्चार्ज आएगा. ओके, इन टाइम dt. ओके, और उस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया क्या है, dA. उसमें जो पानी जमा होने वाला है उसकी डेप्थ क्या है, y. ओके, तो द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इन टाइम dt will be equal to will be equal to the depth of water in an elemental area A, and apart from that जो पानी आपने डिस्चार्ज किया है, दिस Q जो आपने dt टाइम में डिस्चार्ज किया है, वो यहाँ एलिमेंटल स्ट्रिप पहुंचने के पहले पहले एक एरिया से गुजरा है. दैट एरिया इज A, जिसमें वो इनफिल्ट्रेट हुआ है इन टाइम dt. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या हो रहा है, जो पानी आप कैचमेंट एरिया में, मैं आपको एक एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसमें आपको इमेज काफी क्लियर हो जाएगी. आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर राइट नाउ and I'm showing you a diagram. Okay students, see here, देखिए, एक catchment area है of irregular shape, whatever the shape would be. You are discharging the water into this catchment area. ठीक है, you are discharging the water in this catchment area. आप निकाल रहे हो कि उस डिस्चार्ज से मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट हो सकता है, उस डिस्चार्ज से मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट हो सकता है. तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हम एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं जिसका एरिया है dA, जिसमें पानी जमा होने वाला है y, जो इस एरिया से होके गुजरेगा जिसका नाम हमने दिया हुआ है A. ठीक है, कितने टाइम में, इन टाइम dt. ठीक है, so the amount of water discharged in a catchment area in time dt, उसका क्या होगा, that will be equal to the amount of water, the amount of water in the elemental area dA plus the amount of water passed through area A in time dt, the amount of water infiltrated in this area A in time dt. Okay, तो इक्वेशन क्या बना, amount of water discharge in time dt is equal to height of water in a strip dA plus amount of water infiltrated
in an area A in time dt। आपको समझ गया होगा ये पानी का क्या हुआ, ये पानी यहाँ जमा एलिमेंटल एरिया ए में और पानी इनफिल्ट्रेट हुआ एरिया ए में इन टाइम dt। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये dt वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे q इंटू डी टी माइनस आई ए या ए आई जो भी बोलो आप, इंटू डी टी इज इक्वल टू वाई इंटू डी ए। ओके, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ डी टी कॉमन है, मैं कॉमन निकाल लूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डी टी को कॉमन निकाल लिया हूँ, तो क्या बचता है q माइनस आई ए इक्वल्स टू वाई इंटू डी ए। अब डी टी को एक तरफ और ये सब चला गया डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये सब चला गया डिनोमिनेटर में। अब व्हाट यू आर डूइंग, आप मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, ये एलिमेंटल एरिया को आप एलिमिनेट करोगे। कैसे करोगे, इंटीग्रेट करके। आपको ये स्ट्रिप का थोड़ी काम करना है, आपको पूरे एरिया का एक्सप्रेशन निकालना है, पूरे एरिया की वैल्यू चाहिए आपको। द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय अ डिस्चार्ज क्यू, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये डीए को ए बनाओगे। कैसे बनाओगे, इंटीग्रेट करके। For calculating the entire area, we need to integrate the equation. We need to integrate the equation. Okay? How we are going to integrate the equation? देखिए यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की साइन लगाया हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। dt का क्या बनेगा, t, y इज अ कांस्टेंट, बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा, dA अपॉन q माइनस ए आई या आई ए जो भी कहो आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, t इक्वल्स टू वाई कांस्टेंट था एज इट इज रहा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, देखिए डी ए के नीचे वैल्यूज है, ठीक है। अब ये वैल्यूज आ जाएगी ऊपर विद द साइन विद एल एन, और नीचे से ऊपर आई इसलिए साइन माइनस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्या हुआ आपको समझ में आया होगा। 1/q माइनस आई ए का इंटीग्रेशन होगा माइनस एल एन क्यू माइनस आई ए, और ये आई अपॉन में इंटीग्रेशन आप सभी को आता है, आगे में प्लस सी, ठीक है। अब y को माइनस को आगे ले लिया मैंने, और ये i को भी आगे ले लिया y के साथ, तो माइनस वाई बाई आई एल एन क्यू माइनस आई ए प्लस सी। इस इक्वेशन को हम बना रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस पे बॉर्डर्स डालेंगे, ठीक है ना। अब इस पे हम बॉर्डर्स डालेंगे, दैट विल बी एट t इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 0। वैल्यू क्या रहती है, हम क्या कर रहे हैं, लिमिट्स पुट अप कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोअर लिमिट रखते हैं, तो दैट विल बी 0। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम, t को 0 डाल रहे हैं, a को 0 डाल रहे हैं, तो एक्सप्रेशन में क्या बचता है देखते हैं। t की जगह 0 माइनस वाई बाय आई एल एन, और यहाँ सिर्फ q बचेगा, माइनस आई ए तो 0 हो गया, तो क्या बचा माइनस वाई बाय आई एल एन क्यू प्लस सी। देखिए 0, t की जगह 0, यहाँ माइनस वाई बाय आई एल एन, और यहाँ बचा q प्लस सी। अब क्या करूंगा मैं, c के टर्म में आंसर निकाल लूंगा, तो c इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में फेंक रहे हैं, तो माइनस की जगह बन गया वो प्लस, तो c इक्वल्स टू वाई बाय आई एल एन इंटू क्यू। अब क्या कर रहे हैं हम, c की वैल्यू को हमने बॉक्स में पुट अप कर दिया है। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम c की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। t इक्वल्स टू माइनस वाई बाय आई एल एन क्यू माइनस आई ए प्लस, ये c की जगह देखिए वाई बाय आई एल एन क्यू। अब क्या करेंगे हम, y बाय आई दोनों तरफ कॉमन है, y बाय आई हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचता है एल एन, ये q को पहले लिख दिया और q माइनस आई ए बाद में लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एल एन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू एल एन के साथ ये टर्म और ये एल एन के साथ ये टर्म, तो क्या होगा इसका, t इक्वल्स टू वाई बाय आई एल एन कॉमन, और यहाँ पर फर्स्ट वाला टर्म न्यूमरेटर, सेकंड वाला टर्म डिनोमिनेटर। आपको आता है आई होप, ठीक है। आगे चलते हैं, इस एल एन वाले सॉरी इस टी वाली एक्सप्रेशन को आप यूज करोगे टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट एरिया ए बाय डिस्चार्ज क्यू। ये एक्सप्रेशन है फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द एरिया ए
with a discharge Q. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसको ln को हम कन्वर्ट करते हैं log टू द बेस 10 में, तो क्या होगा, ln की जगह हो गया log टू द बेस 10, तो क्या होगा 2.303 log टू द बेस 10. ठीक है, ln की जगह 2.303 log टू द बेस 10 लिखा हमने. तो देखिए 2.303 y by I log टू द बेस 10 q अपॉन q माइनस IA. ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, ये देखिए ये भी इक्वेशन आपकी T की इक्वेशन है फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम डिस्चार्ज, फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड. ओके, log टू द बेस 10 के लिए एक्सप्रेशन यूज करना है तो ये वाली यूज करोगे, और ln के टर्म में यूज करना है तो ये वाली एक्सप्रेशन यूज करोगे. ये दोनों एक्सप्रेशंस को आप याद रखोगे बस सिंपली. ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, एरिया, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड. तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं ए के फॉर्म में. कैसे करेंगे देखते हैं. देखिए इस आई को ऊपर लेके चला गया तो बन गया आई टी. ये 2.303 वाई को मैंने डिनोमिनेटर में लेकर चला गया, ये नीचे आ गया, यहाँ का एज इट इज. ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं x कंसिडर कर ले रहा हूँ, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड को मैं x कंसिडर कर ले रहा हूँ. तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू log टू द बेस 10 q माइनस आई ए, q अपॉन q माइनस आई ए. ठीक है, अब log टू द बेस 10 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, इस log टू द बेस 10 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर x. क्योंकि मुझे यहाँ a निकालना है ना, तो log टू द बेस 10 को हटाना पड़ेगा. अब कहाँ हटाऊंगा, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो x अपॉन log टू द बेस 10 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर x. और यहाँ पे अब टर्म log टू द बेस 10 से फ्री हो चुका है. ठीक है, so your expression right now is 10 to the power x equals to q upon q minus ia. अब इजीली वो a के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये q को सेपरेट कर दिया, इस q माइनस ia को इसके मल्टीप्लिकेशन में लेकर चला गया. देखिए अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 10 टू द पावर x दोनों को दे दिया हूँ. ठीक है, अब क्या हो गया, क्यू क्यू वाले टर्म को एक साथ कर दे रहा हूँ, ये वाला q और ये वाला q वाला टर्म एक साथ कर दे रहा हूँ, और a वाला टर्म अलग कर दिया हूँ. ठीक है, अब क्या होगा, देखिए 10 टू द पावर x i a इक्वल्स टू q कौन है तो बाहर ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 10 टू द पावर x माइनस 1. ठीक है, नाउ एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी एक्सप्रेशन बना दे रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, सिर्फ a को अलग रख रहा हूँ, बाकी सबको एक तरफ कर दे रहा हूँ. लेफ्ट हैंड साइड में a, राइट हैंड साइड में पूरे टर्म्स. तो a यहाँ आ गया, ये देखिए ये टर्म एज इट इज q मल्टीप्लीकेशन में 10 टू द पावर x माइनस 1, ये आ गया नीचे, ये 10 टू द पावर x आ गया नीचे. अब यहाँ देखिए 10 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी. अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 डालता हूँ, या सपोज 1 ही मानता हूँ, चलिए ठीक है, x इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा 10 टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 1. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी ऑलवेज लेसर देन 1. सो वी आर अज्यूमिंग इट और अप्रोक्सीमेटिंग इट टू 1. ओके, उसका हम राउंड ऑफ कर दे रहे. देखिए यहाँ 10 टू द पावर 1 का हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, 9 अपॉन 10, 1 से वैल्यू कम आएंगी. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्रोक्सीमेशन में 1 राउंड ऑफ कर दे रहे हैं सीधा सीधा. ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बनती है, a की इक्वल्स टू q अपॉन i, यानी मैक्सिमम एरिया जो इरिगेट हो सकता है दैट इज q अपॉन i. आई होप ये एक्सप्रेशन आपको क्लियर है. मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ discharge in a catchment area and the amount of water infiltrated in the catchment area. I repeat, the maximum area that can be irrigated equals to discharge in a catchment area upon infiltration, total infiltration in a catchment area. और बहुत सीधी सी बात है, वैसे ही रहेगा कि कितना पानी मैंने एक फील्ड पर डाला हूं और उसमें से डिवाइडेड बाय कितना पानी जमीन के अंदर गया है, दैट इज मैक्सिमम एरिया जो इरिगेट हुआ है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल पर.
देखिए ये न्यूमेरिकल है। Determine the time required to irrigate a strip of land 0.04 हेक्टेयर in area। तो आपका गिवन में पहला क्या दिया है, एरिया। आपको क्या निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट। टाइम रिक्वायर्ड का एक्सप्रेशन मैंने दे चुका हूँ आपको, देखिए ऊपर में ये है ln के फॉर्म में और log to the base 10 के फॉर्म में। आप सीधा सीधा log to the base 10 वाला याद कर लो, हमेशा आपको काम में आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल पहला टाइम पे ही पूछा है। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड, जिसका एरिया बता रहा है 0.04 हेक्टेयर। 0.04 हेक्टेयर। नाउ व्हाट इज हेक्टेयर? हेक्टेयर इज 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। आप सीधा सीधा कन्वर्ट कर दोगे 0.04 into 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर, वैल्यू बनती है 400 मीटर स्क्वायर। आगे चलते, फ्रॉम अ ट्यूब वेल, आप एरिया को इरिगेट कर रहे हो फ्रॉम अ ट्यूब वेल जिसका डिस्चार्ज आ रहा है 0.02 क्यूमेक। 0.02 क्यूमेक। अब मैं सेकंड गिवन डेटा लिख रहा हूँ, दैट इज क्यू। कितना है? 0.02 क्यूमेक। क्यूमेक का मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखिए मैं इस सेकंड को आर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे करूंगा सेकंड को आर में कन्वर्ट? देखिए 0.02 मीटर क्यूब। अब सेकंड है, सेकंड से पहले जाना पड़ेगा मिनट में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, रिवर्स। तो मैं 60 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखा हूँ, और फिर मिनट से जा रहा हूँ आर में, तो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 10 टू द पावर -1। अब इसको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा तो 60 इंटू 10 टू द पावर -1 बन जाएगा 60, और 60 इंटू 10 टू द पावर -1 अगेन बन जाएगा 60। इसकी वैल्यू बन जाती है 72 मीटर क्यूब पर आर। आपका डिस्चार्ज हुआ है 72 मीटर क्यूब पर आर। आगे चलते हैं। द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल में बी टेकन एज, द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल में बी टेकन एज 5 सेंटीमीटर पर आर। आई की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर पर आर। अब आपको समझ रहा होगा शायद मैंने आर में क्यों कन्वर्ट किया, उस डिस्चार्ज को मैंने मीटर क्यूब पर आर में कन्वर्ट किया, है ना। क्यों? क्योंकि आई भी हमको उसी रिलेटेड टर्म में या यूनिट में दिख रहा है। आई की यूनिट क्या है? 5 सेंटीमीटर पर आर। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बना दिया तो 0.05 मीटर पर आर। ठीक है। द एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन द फील्ड इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि y की वैल्यू है वो। एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन अ फील्ड, फील्ड पे कितना हाइट बन रहा है, y इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। सीधा सीधा पूरी वैल्यूज को मैं इस एक्सप्रेशन में डालूंगा और आंसर निकालूंगा। 2.303, y की जगह 0.1, i की जगह 0.05, log टू द बेस 10, q की वैल्यू 72, फिर देखिए 72 माइनस i की वैल्यू और a की वैल्यू, ये आ गया 0.65 आवर्स। अब उसको मिनट में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 60, 39 मिनट्स। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली गेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है न्यूमेरिकल। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ उसके दो आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, और यूनिट केस में वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आपको यूनिट कन्वर्जन प्रॉपरली आना चाहिए, जिस तरीके से हमने अभी किया है वैसे ही आपको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए, अदरवाइज दिस न्यूमेरिकल इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। ठीक है। आंसर भी आपको देखिए वो आज की जगह मिनट में दे सकता है ऑप्शन, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अ बॉर्डर स्ट्रिप, a border strip 8 by 250, 8 by 250, 8 meter by 250 meter is being irrigated by a border strip 50 lps, is being irrigated by a border strip, border strip मेथड से इरिगेट कर रहे हैं कितने क्यूमेक वाटर से? 50 lps, 50 lps वाटर से उसको इरिगेट कर रहे हैं। अब उसको हम कन्वर्ट करने का देखेंगे आगे। द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज 25 mm पर आर। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आई दिया है 25 mm पर आर। आगे चलते हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ एडवांसिंग शीट ओवर द लैंड इज 70 mm। एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो की बात कर रहा है वो। द एवरेज डेप्थ ऑफ एडवांसिंग शीट ओवर द लैंड, यानी कि वाटर ओवर द लैंड इज 70 mm। तो ये आ गया y की वैल्यू 70 mm। द टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट्स टू इरिगेट द लैंड इज, अब वो टाइम पूछ रहा है इन मिनट्स, तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। एरिया दिया है 8 मीटर बाय 250 मीटर।
आप उसको मल्टीप्लाई कर लियो, मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। फ्लो रेट क्यू की वैल्यू 50 एलपीएस दिया है। अब 50 लीटर पर सेकेंड, हम लीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में। 1 लीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो वही कर रहे हैं हम, 50 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर की जगह बन गया मीटर क्यूब पर सेकंड। अब इस सेकंड को भी मैं आर बना रहा हूँ, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये हो गया आर में। तो ये वैल्यू आ गई 180 मीटर क्यूब पर आर। आई की वैल्यू 25 एमएम पर आर, एमएम को हटा के हम मीटर कर दे रहे हैं, तो एमएम को मीटर में करना है तो 10 टू द पावर -3, ये वैल्यू आ गई 0.025 मीटर पर आर। ठीक है, आगे चलते हैं। डेप्थ ऑफ फ्लो वाई 70 mm, 70 mm बन गया 0.07 मीटर। सीधा सीधा इक्वेशन में डाला हूँ वैल्यू, आंसर आया है मिनट्स में इतना। ठीक है, वो आर में आएगा आंसर। आंसर इससे आपको आर में आएगा क्योंकि आपने यूनिट मेंटेन किया था आर। ठीक है, आप फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दिए हो और आपको आंसर मिल गया है मिनट में। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ, जो न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम योर प्रीवियस टू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, व्हाट डज दिस न्यूमेरिकल सेज, द फॉलोइंग फिगर, दिस फिगर इज गिवन टू यू। ओके, हम इसको रीड करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये गेट में आपको काफी टाइम पूछा हुआ है और ये न्यूमेरिकल आगे आपको सॉल्व करते आना चाहिए। द फॉलोइंग फिगर शोज टू एडवांस कर्व फॉर सरफेस इरिगेशन। द फॉलोइंग फिगर शोज टू एडवांस कर्व फॉर सरफेस इरिगेशन। देखिए, सरफेस इरिगेशन के लिए टू एडवांस कर्व्स दिए हुए हैं, व्हिच इज इन बिटवीन डिस्टेंस अक्रॉस फील्ड एंड टाइम। किस चीज के बीच में दिया है, ये इरिगेशन की लाइन है। okay? ये दो फील्ड, दो कर्व्स जो दी हुई है, दो एडवांस कर्व्स, ये इरिगेशन की लाइन है, सरफेस इरिगेशन की। ठीक है, द एडवांस, एडवांस मतलब ये कर्व की बात कर रहा है। द एडवांस रिप्रेजेंट, या इरिगेशन की बात कर रहा है। द एडवांस रिप्रेजेंटेड बाय कर्व m is lower than n. Performance of m is slower than n. ओके, कैसे क्या, इसको चेक करते हैं पहले। ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ये बोल रहा है द एडवांस रिप्रेजेंट द कर्व m इज लोअर देन n। क्या ये कर्व स्लोअर है n से, हमें चेक करना है। कैसे, देखते हैं। मैं यहां आता हूं, एक इरिगेशन के लिए यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिप पकड़ता हूँ, ये स्ट्रिप पकड़ लिया ऑन अ कर्व, आई एम कंसिडरिंग अ स्ट्रिप, ये सेक्शन ले लिया हूँ। ठीक है, अब इतने डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस x, इतने डिस्टेंस पर इरिगेशन को, n कर्व को इरिगेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट। और m कर्व को इरिगेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स। यानी एक फील्ड है, उसमें x डिस्टेंस, x डिस्टेंस को इरिगेट करने के लिए 10 मिनट लग रहा है और दूसरे में x डिस्टेंस को इरिगेट करने के लिए 30 मिनट लग रहा है। तो कौन सा वाला इरिगेशन फास्ट है, n कर्व का इरिगेशन फास्ट है, m कर्व का इरिगेशन स्लो है। ठीक है, तो ये सही कह रहा है, द एडवांस रिप्रेजेंट के कर्व m स्लोअर है देन कर्व n। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वापस से मैं एक बार आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है वो, कि m कर्व इज स्लोअर देन कर्व n। अब इसके लिए हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर्ड अ सेक्शन over your curves. This section is at distance x. Now, for irrigating this x distance, for irrigating this x distance, curve n required only 10 minutes,
and curve M required 30 minutes. That means same distance irrigate करने के लिए N curve सिर्फ 10 मिनट ले रही है और M curve 30 minutes ले रही है. So this shows curve M is lower than curve N. I hope this is clear to all of you. ये represent ये जो statement दिया है, this is a true statements. Okay. अब वो बोल रहा है कि this could be attributed to, ये इसीलिए बोल रहा है बिकॉज ऑफ ऑप्शन 1, बिकॉज ऑफ ऑप्शन 2, बिकॉज ऑफ ऑप्शन 3 या बिकॉज ऑफ ऑप्शन 4. इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है वो ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है, तो हमको बताना है. उसने यहाँ फिर आपको वेट अ मिनट, ये गलती से टिक हो गया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. ओके. अब आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है चूज विच ऑप्शन इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शन 1 2 करेक्ट है क्या, यानी 1 और 2 करेक्ट है क्या, या 1 और 3 करेक्ट है क्या, 2 और 4 करेक्ट है क्या, या 3 और 4 करेक्ट है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको एनालाइज करोगे कि कौन सा इक्वेशन या कौन सा आपको स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो हम चलते हैं, पहला स्टेटमेंट तो हमने देख लिया कि हाँ करेक्ट है, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. तो हम हर एक को वापस से एनालाइज करेंगे. तो पहला इक्वेशन, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द इनफ्लो रेट टू फ्लो, द इनफ्लो रेट टू फील्ड इज लोअर ऑफ m देन n. क्या मतलब, इनफ्लो रेट टू फील्ड इज लोअर ऑफ m देन n, यानी इनफ्लो रेट फील्ड पर m का स्लो है, n का ज्यादा है. इनफ्लो रेट समझता है पानी बहने का रेट, कितने जल्दी पानी बह रहा है, कौन से कर्व पे. ठीक है, कौन से कर्व पे कितने जल्दी पानी बह रहा है, दैट इज इनफ्लो रेट. तो आइए हम चेक करते हैं उसको, इनफ्लो रेट को. कर्व एन पकड़ते हैं, ये देखिए पानी डिस्चार्ज जो हो रहा है ये उसकी लाइन है. ठीक है, अब आपको खुद ही दिख रहा है, उस पुराने वाले ही हम एक्सप्रेशन को वापस से यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखिए अगर एक्स डिस्टेंस तक पानी पहुंचाना है तो एन को लग रहा है 10 मिनट, एम को लग रहा है 30 मिनट्स. ठीक है, तो इनफ्लो रेट यहाँ पे कम है, यहाँ पे इनफ्लो रेट ज्यादा है. कैसे पता किया, क्योंकि यहाँ तक पानी 10 मिनट में पहुंचा और सेम यहीं तक पानी 30 मिनट में पहुंचा. तो 10 मिनट वाला इनफ्लो रेट जल्दी है और इसका इनफ्लो रेट धीरे है. तो m का इनफ्लो रेट धीरे है, करेक्ट है ये, इसको हमने टिक किया राइट. आगे चलते सेकंड स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. द इनटेक रेट ऑफ सॉइल इज लोअर, the intake rate of soil is lower of m than n, of m than n. तो चेक करते हैं इंटेक रेट. इंटेक रेट क्या होता है, इंटेक रेट क्या चीज है, पानी को खींचने का रेट. Wait a minute students, this actually is not working somewhere.
Hello. Okay. Okay, students. Now it's working. Now, we were discussing about the statement two. What it is telling you that intake rate of soil is lower of M than N. Intake rate M का लो है, N का ज्यादा है. अब इसको चेक कर रहे हैं हम. क्या कर रहे हैं? इंटेक रेट को चेक कर रहे हैं. Now what is intake rate? Intake rate मतलब इनफिल्ट्रेशन का रेट. इनफिल्ट्रेशन का रेट. ओके. इनफिल्ट्रेशन M का स्लो है बोल रहा है, N का फास्ट है बोल रहा है. देखते हैं कैसे. अब देखिए, x डिस्टेंस पर पानी कितनी जल्दी फैल रहा है? 10 मिनट में फैल रहा है. और ये कितनी देर में फैल रहा है? 30 मिनट में फैल रहा है. क्या मतलब हो रहा है? इतनी दूर तक पानी फैलने के लिए 10 मिनट लग रहा है, यानी 10 मिनट तक इतनी दूर आ जा रहा है पानी. 10 मिनट तक इतना दूर पानी आ जा रहा है n में. और m की बात करेंगे तो 10 मिनट में कितना दूर? तकरीबन हो सकता है इतना दूर आया हो, या हो सकता है इतना ही दूर आया हो 10 मिनट में पानी. इधर तक आया ही नहीं पानी, और इधर तक तो आया ही नहीं. कितना टाइम लगा? 10 मिनट में इतनी ही कुछ दूर आया, यानी 20 मिनट के आसपास इतना कुछ आया होगा, 30 मिनट के आसपास इतना कुछ आया होगा. तो पानी 10 मिनट में यहां तक क्यों नहीं आया? समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? एम कर्व में पानी सिर्फ 10 मिनट में ही यहां से यहां तक क्यों नहीं आया जैसे एन में आया? वजह ये कि हम देखो डिस्चार्ज तो सेम फेंक रहे हैं, लेकिन एन में 10 मिनट में पानी यहां तक आ जा रहा है, और एम में 10 मिनट में पानी सिर्फ यहीं तक आ रहा होगा. क्या मतलब है? क्या डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस यही हो सकता है कि सॉइल ज्यादा पानी पी रही है. एम में इनफिल्ट्रेशन ज्यादा है, एन में इनफिल्ट्रेशन कम है, इसलिए पानी जो है आगे बढ़ रहा है. एम में क्या हो रहा है? पानी अंदर जा रहा है, पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा है, इसलिए पानी यानी ज्यादा इनफिल्ट्रेट हो रहा है, इसलिए 10 मिनट में सिर्फ इतना ही जा रहा है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ एम इज हायर. इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ एम इज नॉट लोअर, इट इज हायर. तो ये क्रॉस. ठीक है, आगे चलते हैं. द फील्ड स्लोप इज फ्लैटर ऑफ एम देन एन. द फील्ड स्लोप इज फ्लैटर ऑफ एम देन एन. हो सकता है बिल्कुल. ये कैसे? एम फ्लैटर हो सकता है, तभी उसको 30 मिनट लग रहे. एन स्टीपर हो सकता है, तभी पानी जल्दी बह जा रहा है और 10 मिनट में इरिगेट हो रहा है. समझ रहे हो? एम फ्लैटर है, दिस एम इज फ्लैटर हम मान रहे, और एन जो है थोड़ा सा स्टीपर है, ऐसा मान रहे हम. तो क्या सही बात है? हाँ सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पानी अगर बहाए और यहाँ हम पानी बहाए तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लेगा इरिगेट होने के लिए. यहाँ इरिगेट करना है तो इरिगेट करने में पानी टाइम ज्यादा लेगा, टी इसमें ज्यादा लगेगा और इसमें टी कम लगेगा. ठीक है ना? वही हो रहा है, इसमें टी कम लग रहा है, इसमें टी ज्यादा लग रहा है. तो ये भी पॉइंट हो सकता है कि ये फ्लैटर हो, एम फ्लैटर हो, इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है. तो हाँ, हम इसको करेक्ट कहेंगे कि फील्ड स्लोप इज फ्लैटर फॉर एम देन फॉर एन. ठीक है. अब आखिरी पॉइंट आते हैं. द हाइड्रोलिक रफनेस इज ग्रेटर फॉर एन देन एम. अब उल्टा पूछ रहा है. हाइड्रोलिक रफनेस एन की ज्यादा है, एम की कम है. अब ये भी चेक करते हैं. हाइड्रोलिक रफनेस अगर एन की ज्यादा होती तो पानी जल्दी जल्दी बहता कैसे, और 10 मिनट में कैसे इरिगेट होता इतना डिस्टेंस? समझ में आ रहा है? अगर रफनेस सॉइल की रफनेस ज्यादा होती एन की, तो ये एन में 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कैसे इरिगेट होता? नहीं हो पाता. हो सकता है एम की रफनेस ज्यादा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि एम की शायद रफनेस ज्यादा है, इसीलिए पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और आगे बढ़ने में उसको टाइम लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है इतना डिस्टेंस कवर करने में. और एन में शायद रफनेस कम है, इसलिए पानी फटाफट आगे बढ़ते जा रहा है और 10 मिनट में इतना इरिगेट हो रहा है. ठीक है. तो एन की रफनेस हम कम मान रहे, एम की रफनेस ज्यादा मान रहे, और ये क्या बोल रहे हैं? एन की रफनेस ज्यादा है, एम की कम है. तो ये बिल्कुल गलत है. तो कितने पॉइंट सही हुए हमारे? 1 और 3. 1 एंड 3 इज करेक्ट. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ. इनफ्लो रेट यानी कि पानी डिस्चार्ज होने का रेट एम का कम है, एन का ज्यादा है. मान सकते हैं कि जो डिस्चार्जिंग रेट है, यानी कि पानी के बहने की जो स्पीड है, वो एम में कम है,
पानी जल्दी नहीं बह रहा है, लेट बह रहा है, इसलिए 30 मिनट लग रहा है। एन जल्दी बह रहा है इसलिए 10 मिनट में हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि एम का इनफ्लो रेट कम है। सेकंड पॉइंट, इनटेक रेट यानी इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल एम में कम है। हम चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है एम में इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है। क्यों? एन जो है 10 मिनट में पानी यहां तक पहुंचा दिया, और एम को देखेंगे तो एम 10 मिनट में पानी सिर्फ यहीं तक पहुंचाया, पानी आगे नहीं बढ़ पाया। वजह ये भी हो सकती है कि पानी यहाँ ज्यादा पी रहा है, इसीलिए पानी आगे नहीं बढ़ रहा है, और 10 मिनट में सिर्फ इतना ही इरिगेट हो रहा है। ठीक है, तो एम का इनटेक रेट ज्यादा मान रहे हैं हम, लेकिन ये बोल रहे हैं एम का इनटेक रेट कम है, तो ये बिल्कुल गलत है। थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं हम, द फील्ड स्लोप इज फ्लैटर। ये मान सकते हैं कि एम का फील्ड स्लोप फ्लैटर है, तभी टाइम ज्यादा ले रहा है इरिगेट करने के लिए इतना डिस्टेंस, और एन का फ्लैट नहीं है, स्टीप है, तभी पानी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है और कम टाइम ले रहा है। तो ये हम मान सकते हैं द फील्ड स्लोप इज फ्लैटर फॉर एम एंड नॉट फ्लैटर फॉर एन। ओके, अब हाइड्रोलिक रफनेस एन की ज्यादा है बोल रहे हैं, हम ये नहीं मान सकते कि हाइड्रोलिक रफनेस एन की ज्यादा है। कैसे? क्योंकि एन पे पानी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, एम पे पानी धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है एम की रफनेस ज्यादा है इसलिए 30 मिनट्स में इतना एरिया इरिगेट हो रहा है, और एन की रफनेस कम है इसलिए 10 मिनट में पानी इतना इरिगेट कर दे रहा है। एन की रफनेस कम है इसीलिए कम टाइम ले रहा है। ठीक है, सो ये कट। तो कौन कौन से सही हुए? 1 और 3 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, थर्ड वाला करेक्ट है, फोर्थ वाला रॉन्ग है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट जिसमें 1 और 3 ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक। हम आगे बढ़ते हैं